हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के दर्पण के चैप्टर से अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अवतल दर्पण को पहले से यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब हम इसके सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन करेंगे। यहाँ पर इसे हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं और ये दर्पण का सूत्र अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए वही माना जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले अवतल दर्पण का सूत्र निगमन यहाँ पर चुना हुआ है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से ये निगमन आपका जो अति महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र में देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर अवतल दर्पण को लिया हुआ है जिसका द्वारक M1 और M2 है। ठीक है, यहाँ पर ये जो B और P रेखा जो आप देख रहे हैं ये हमारी है मुख्य अक्ष की रेखा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप ध्यान देंगे, ये जो AB है, AB हमारा वस्तु है और उसके बाद ये A और G ये रेखा जो गई है वो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा, वो हमारी आपतित किरण है। वो आपतित किरण दर्पण के बिंदु G से टकराती है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। ध्यान देंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर जाती है। तो यहाँ पर वो बिंदु G से टकराती है और F से होकर निकल जाती है। तो ये हमारा AG जो है वो आपतित किरण है और ये G और T और F रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में, ये हमारी परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तन का दूसरा नियम हमने यहाँ पर लागू किया है कि दर्पण के मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पर यश टी जो बना हुआ है लाल कलर की रेखा, ये आपका उस वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब है। वस्तु हमारा था AB और ST उसका हमारा है प्रतिबिंब। तो देखिए AB वस्तु है और ST हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, अब हमने दर्पण के बहुत पहले वाले भाग में स्पष्ट कर लिया था कि कौन सी चीज़ों को हम किस संकेत से और उसकी चिन्ह पर पार्टी के अनुसार उनका चिन्ह क्या रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था कि M1 M2 दर्पण का द्वारक होता है, बिंदु P यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ध्यान देंगे, अब ये जो P है तो P से एक वस्तु के बीच की दूरी P और B, ध्यान दीजिएगा, ये P और B ये दर्पण से वस्तु की दूरी है और हम इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अभी देखिए हमने यहाँ पर चिन्हों को नहीं रखा है क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आपको ये देखना है जो P और B अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं, लेकिन चूंकि वो आपतित किरणों की विपरीत दिशा में माप रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसके संकेत को हम लोग यहाँ पर चिन्ह रखेंगे इसके साथ, माइनस के साथ। इसलिए हमने पहले से यहाँ पर चिन्ह को छोड़ा हुआ था। अब दूसरी चीज़, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ST पर। वस्तु का प्रतिबिंब आपका ST पर बन रहा है तो वो दूरी हो गई P और S तक। अब ये PS दूरी भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी जो दर्पण से होती है वो हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर V से दिखाते हैं। अब चूंकि ये भी आपकी आपतित किरण के विपरीत दिशा पे मापी गई है तो ये आपका होगा -V। ठीक है, अब हमने आपसे कहा था कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी PC, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो PC होती है वो दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को हम R से शो करते हैं। अब ये भी दूरी आपकी मुख्य अक्ष पर ही है लेकिन वो आपतित किरण के विपरीत दिशा पे मापी गई है, इसलिए ये दूरी भी हम रखेंगे किसमें, -R में, क्योंकि वो भी हमारी बाईं तरफ है। ठीक, और फिर आपसे कहा गया था कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो यहाँ पर PF है उसके बीच की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो PF हमारा है वो हमारा फोकस दूरी है, लेकिन चूंकि ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापा गया है, इसका मतलब ये चिन्ह भी यहाँ पर रहेगा किसमें, माइनस में। तो हमने सारे संकेतों को लिख दिया कि यहाँ पर PB दर्पण से वस्तु की दूरी है, संकेतों में -U होगा। यहाँ पर PS दर्पण से वस्तु की दूरी है, संकेतों में -V होगा। यहाँ पर P और C ये दर्पण का वक्रता त्रिज्या है, -R होगा और PF दर्पण की फोकस दूरी होगी, ये -F होगा।
ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इस बने हुए चित्र में अब हल करना चालू करते हैं कि किस प्रकार 1/, यह बराबर 1/v और प्लस 1/u होगा, ठीक है। आप इसके निगमन के द्वारा इसका निगमन का हल कभी कर सकते हैं और आंकिक प्रश्नों में सूत्र के सहायता से आप प्रश्न भी बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छात्रों हम ध्यान देंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करके लिखेंगे। 2 त्रिभुज अगर हम गौर से देखेंगे तो त्रिभुज संख्या फर्स्ट और त्रिभुज संख्या सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 में हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, A, B और C, और त्रिभुज ST और C, त्रिभुज ST और C, ये दोनों त्रिभुज देखना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज STC ये हमारे समकोणिक त्रिभुज हैं। समकोणिक मतलब इनमें सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी त्रिभुज की समरूपता का नियम गणित के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते होंगे। कोण कोण, भुजा कोण इत्यादि नियमों से त्रिभुज को समरूप कहा जाता है। तो यहाँ पर वही नियम लगा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज STC ये जो हमारे त्रिभुज हैं ये समकोणिक हैं। ये हमारे क्या हैं? समकोणिक हैं, और समकोणिक होने की वजह से इनकी भुजाओं में अनुपात होता है और इनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे AB का अनुपात होगा दूसरे वाले त्रिभुज के साथ ST, AB का अनुपात होगा ST के साथ, और ये भुजा बराबर होगी BC का अनुपात होगा SC के साथ। देखिए AB यहाँ पर लंब है तो यहाँ ST लंब है, BC यहाँ पर आधार है तो यहाँ SC भी आपका आधार है। चूँकि दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं इसलिए समकोणिक होने की वजह से इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समकोणिक में एक बात थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि समकोणिक में अगर समरूपता के नियम आपको मालूम होगा तो आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कोण B और कोण यस 90 अंश की वजह से बराबर हैं, और ये ACB और SCT ये शीर्षाभिमुख होने की वजह से बराबर हैं। तो कोण कोण समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए, इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया समानुपाती। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस पहले त्रिभुज को यहाँ से पहले दोनों त्रिभुज का कंपैरिजन कर दिया। अब हम लोग ज़रा बढ़ते हैं अगले त्रिभुज की तरफ। यहाँ पर 4 त्रिभुज टोटल बने हुए हैं। अब हम गौर करेंगे, अब की बार हम लोग त्रिभुज यहाँ पर लेंगे इस नंबर में, त्रिभुज फर्स्ट, त्रिभुज सेकंड। पहले वाले को हमने मिटा दिया आपके लिए, और दोबारा भी देखिए उसको मेंशन किया गया फर्स्ट और सेकंड से। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों में देखना है क्या ये भी समकोणिक हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज GNF और त्रिभुज TSF, ठीक है। तो ये दोनों भी समकोणिक हैं, ठीक है। कैसे हैं? ये दोनों भी आपके क्या हैं? समकोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। समकोणिक है, क्यों है? देखेंगे यहाँ पर जो कोण N है वो 90 डिग्री का है, और यहाँ पर कोण S है वो भी आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। और कोण F और दोनों का कोण F जो शीर्षाभिमुख है, इस वजह से ये दोनों भी क्या हैं? समकोणिक हैं। तो समकोणिक होने की वजह से इनके भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा। तो ज़रा चेक करते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं मिली हुई हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर GN, ये GN का अनुपात TS के साथ है, जिसको हम ST भी कह सकते हैं। GN का अनुपात ST के साथ, और NF का अनुपात SF के साथ, ठीक है। या FS के साथ भी कह सकते हैं या SF के साथ भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको मिला इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा कि ये जो हाइट है AB, और जब G से हमने लंब डाला था इस मुख्य अक्ष की रेखा पर GN, तो जो लंब रेखा GN है और ये जो हमारा AB है ये माप में बिल्कुल बराबर हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर परंतु AB इज इक्वल टू GN,
अब ए बी इज इक्वल टू अगर जी एन होगा तो गौर करिएगा कि अगर हम यहाँ समीकरण नंबर सेकंड में जी एन के जगह पर ए बी रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 से एक नया वैल्यू यहाँ पर निकल गया है। समीकरण 2 में अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल गया जी एन के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपान एस टी इज इक्वल टू एन एफ अपान एस एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब गौर करिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, ए बी अपान एस टी, ए बी अपान एस टी। तो समीकरण 1 और 3 की जब हम लोगों ने तुलना किया तो हमको क्या मिल गया, समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से हमको मिल चुका है बी सी बटे एस सी इज इक्वल टू एन एफ अपान एस एफ। ठीक है, ये हमको नया पक्ष मिला हुआ है, बी सी अपान एस सी और एन एफ अपान एस एफ, ये हमको समीकरण नंबर 1 और समीकरण 3 की सहायता से मिला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम गौर करते हैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो आपको बहुत पहले बताया गया था कि अगर ये जी बिंदु P के अत्यंत निकट हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सन्निकट में नहीं लेकिन वो P के क्या हो जाए, निकट हो जाए, तो वहाँ आप क्या करेंगे कि यदि G P के अत्यंत निकट हो तब ये G वाला बिंदु जो है वो P के क्या हो, अत्यंत निकट हो जाएगा। तो G और P के सन्निकटता की वजह से ये जो दूरी है Fn वो लगभग PF के बराबर हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर NF जो दूरी होगी वो PF के लगभग में बराबर हो जाएगी। ये जो NF होगा वो आपका PF के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। ध्यान से देखिएगा, अगर ये जी बिंदु पहले बताया गया कि जब वो बिंदु द्वारक के निकट हो जाता है, ध्रुव के निकट हो जाता है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी हो जाती है। वही नियम लगा हुआ है। तो जी और पी के निकट हो जाएंगे तो ये जो दूरी होती है Fn वो लगभग PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यही मेन चीज़ जो है इसको हम ले जाकर प्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इस NF को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, PF में, बिकॉज NF इज इक्वल टू PF। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर 3 में चले जाते हैं। समीकरण इक्वेशन नंबर 3 में नहीं जाएंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4 और हम चले जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखेंगे ये जो BC है, ध्यान दीजिएगा B और C ये दूरी, तो BC का वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, BC इज इक्वल टू PB, BC इज इक्वल टू PB माइनस PC। ध्यान देखिएगा ये हमारा BC है। अब हमें BC की लेंथ को जानने के लिए PB मतलब P और B की लंबाई में से P और C की लंबाई को सब्ट्रैक्ट करना है, काट देना है, तो हमको मिलेगा BC का लेंथ। यहाँ पर हमने इसको चेंज किया। अब देखेंगे यहाँ पर SC, ये छोटी सी दूरी है, यस पॉइंट यस से लेकर पॉइंट C तक। अब पॉइंट यस C की दूरी जो होगी वो P और C की डिस्टेंस से PC माइनस आप जो करेंगे वो होगा PS। PC की दूरी से हम PS को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर और NF जो है उसके जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे PF, बिकॉज NF इज इक्वल टू PF। ठीक है, अब यहाँ जब NF और PF के बराबर होने की वजह से हम नीचे वाले हिस्से को देखेंगे यस F। ये दूरी देखिए यस और F, यस और F, तो यस F जो डिस्टेंस है वो PS माइनस PF, PS माइनस क्या करेंगे हम PF कर देंगे। ठीक है, ये दो दूरियों के अंतर से एक दूरी का मान निकाला गया है।
अब हम ये जो दूरी आपकी निकाली गई है इसमें हम लोग इन चिन्हों के साथ चिन्ह पर पार्टी के अनुसार यू वी एफ का मान रखते हुए सरल करने की कोशिश करते हैं। चलिए पी बी जो है, अब पी बी देखेंगे, यहाँ इक्वेशन में पी बी को हम माइनस यू लिखते हैं, ठीक है, माइनस सिंबल है। पी सी को हम माइनस आर कहते हैं, तो वहाँ पर हमने लिख दिया पी सी इज इक्वल टू माइनस आर। पी सी फिर यहाँ पर है, तो पी सी के जगह पर हम माइनस आर रखेंगे, माइनस लगाएंगे, पी एस के जगह पर हम माइनस वी रखेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ है, पी एस की जगह पे माइनस वी रखेंगे, माइनस पी एफ के जगह पर माइनस एफ रख देंगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाने के लिए बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद फिर आपको वहाँ पर सिंबल के साथ उसका वैल्यूएशन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आप पहले बार इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। माइनस यू, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया हमारा प्लस आर में, यहाँ पर माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस बी एंड प्लस एफ, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमको सूत्र में एफ, यू और वी का वैल्यू चाहिए और वक्रता त्रिज्या की ज़रूरत हमको नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं, आर इज़ इक्वल टू 2f, ठीक है, r इज़ इक्वल टू 2f। तो जहाँ r होगा उसकी जगह पे हम 2f रख सकते हैं। चलिए उसको भी रख देते हैं। यहाँ पर हमने रखा माइनस यू प्लस 2f, माइनस के साथ यहाँ पर लिखेंगे 2f प्लस v इज़ इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी प्लस एफ, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन की सहायता से। मतलब हम क्या करेंगे, इस पक्ष का गुणा यहाँ पर और इस पक्ष का गुणा यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ पर इस संकेत का प्रयोग नहीं करिएगा, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ का मल्टीप्लाई करना है, एंड देन राइट हैंड साइड में माइनस एफ का मल्टीप्लाई माइनस 2f और प्लस v में कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर यूज होगा, माइनस यू इंटू माइनस वी इज इक्वल टू पॉजिटिव यू वी, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस यू एफ, माइनस 2f माइनस वी माइनस 2vf प्लस 2 और प्लस, तो ये होगा प्लस 2f स्क्वायर। यहाँ पर गौर करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर एंड माइनस v इंटू एफ, ठीक है। अब देखेंगे दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ये 2f स्क्वायर सेम सिंबल के साथ, इसलिए वहाँ पर वो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए चीज़ों को एक साइड में करके राइट हैंड साइड को पूरा कन्वर्ट कर देते हैं ज़ीरो में, या यू वी को छोड़ देते हैं, बाकी तरफ को हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू वी इज़ इक्वल टू, ये अपना पक्ष चेंज करते हुए उधर जाएगा, तो ये प्लस यू एफ, ये भी उधर जाएगा माइनस 2vf, ये यहाँ पर पहले से है माइनस 2vf, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, ये जब पक्ष उधर गया है तो इसका सिंबल चेंज होके होगा किसमें, प्लस में। अब यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर u v इज इक्वल टू यू एफ प्लस 2vf माइनस, यहाँ प्लस होगा आपका vf, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यू वी यू एफ और वी एफ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रत्येक पद में यू वी एफ से भाग देने पर, ये चीज़ हमको करना है कि हम हर एक पद में यू वी एफ से भाग कर देंगे। तो देखिए यू वी अपान यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपान यू वी एफ प्लस वी एफ अपान यू वी एंड एफ।
अब यहाँ पर सजातीय जो होंगे वो डिवीज़न में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए u कैंसिल, v कैंसिल, इधर यहाँ बचा आपका 1/f। u कैंसिल, f कैंसिल, इधर बचा आपका 1/v प्लस v कैंसिल, f कैंसिल, आपका बचा 1/u। और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। ये क्या है, f क्या है, f है दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी। और ये सूत्र कहा जाता है दर्पण का सूत्र, जिसका निगमन आज आप लोगों ने सीख लिया और बहुत ही आसानी से आप लोगों ने सीख लिया। अच्छे अंक पाएंगे आप इस प्रश्न को हल करने पर, क्योंकि निगमन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसको सरल करना भी कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं होती, बड़ी आसानी से आप सरल कर सकते हैं। बस हमको चिन्हों का ध्यान में, अक्सर उसको चिन्हों में हमसे फॉल्ट हो जाता है, तो चिन्हों को हमको ध्यान में रखना है, जिसके लिए निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार चिन्ह पर पार्टी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको अब अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण के निगमन का हम लोग यहाँ पर 1/f = 1/v + 1/u हल करेंगे। सेम फार्मूला ही होता है, बस अब तो कोशिश यही होगी कि अब आप बिना वीडियो को देखे भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये मेरी मेहनत है और आप लोग का लगन, ये आपको उम्मीद होगी। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे वीडियो भी इसी तरीके से बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट में मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी मेरे वीडियो से जुड़ें। आपका सपोर्ट मेरे चैनल को आगे ले जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।